अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। ऐ अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम आप लोगों को बताया था कि लिपिड्स कंपाउंड को हम डिफरेंट टाइप्स के ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। उन्हीं ग्रुप्स में से एक ग्रुप को हम एसाइल ग्लिसरॉल कहते हैं और इस ग्रुप के अंदर सबसे ज्यादा तादाद के अंदर लिपिड्स मौजूद होते हैं। इसी वजह से हम इस ग्रुप को मोस्ट अबंडेंट ग्रुप का नाम दे देते हैं। एसाइल ग्लिसरॉल के अगर आप वर्ड के ऊपर गौर करें तो एसाइल का मतलब होता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल क्या है, एक अल्कोहल का नाम है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर मौजूद तमाम लिपिड्स के मॉलिक्यूल में फैटी एसिड और ग्लिसरॉल दो कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं। बच्चे, इस एसाइल ग्लिसरॉल को हम सिंपल लिपिड्स का नाम भी दे देते हैं और अगर हम इसको टेक्निकली डिफाइन करें तो क्या कैसे डिफाइन करते हैं? These acyl glycerol are basically esters of glycerol and fatty acid। यानी फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के ये एस्टर्स हैं। एस्टर से मुराद क्या है? अगर ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के दरमियान रिएक्शन करवाया जाए तो उसके नतीजे में जो रिजल्टेंट कंपाउंड बनता है उसी को ही हम एस्टर का नाम दे देते हैं। अब इन एसाइल ग्लिसरॉल में जो रिएक्टेंट्स हैं वो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड है। देखना क्या है कि ग्लिसरॉल क्या है और फैटी एसिड्स क्या है। सबसे पहले बच्चे हम ग्लिसरॉल को देखते हैं। ग्लिसरॉल इज अ स्पेशल टाइप ऑफ अल्कोहल। इस अल्कोहल में बच्चे अगर कार्बन की तादाद देखें तो चेन की फॉर्म के अंदर 3 कार्बन मौजूद होती हैं और हर कार्बन के साथ एक एक OH ग्रुप मौजूद है। इसी वजह से ऐसी अल्कोहल को ग्लिसरॉल कहने के साथ साथ हम ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल का नाम भी देते हैं। इस ग्लिसरॉल के अंदर बच्चे ये 3 OH ग्रुप बेसिकली 3 रिएक्टेंट ग्रुप्स हैं। यही वो 3 ग्रुप हैं जो फैटी एसिड के साथ रिएक्शन करके एस्टर्स को बनाते हैं। इन तीनों OH के ऊपर बच्चे नेगेटिव चार्ज मौजूद होता है। इसी वजह से हम इस अल्कोहल को या इस ग्लिसरॉल को चार्ज रिएक्टेंट का नाम भी दे देते हैं। और बच्चों इन्हीं चार्ज ग्रुप की वजह से इस अल्कोहल को सॉल्युबल वाटर सॉल्युबल का नाम देते हैं, क्योंकि यह हाइड्रोफिलिक है और पोलर है और हाइड्रोफिलिक और पोलर सब्सटेंसेस वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट बच्चे हम देखते हैं फैटी एसिड्स को। ये फैटी एसिड्स क्या हैं? दीज आर बेसिकली सम टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स की कुछ टाइप्स को हम फैटी एसिड्स का नाम देते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स क्या हैं? ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें कार्बोक्सिल ग्रुप मौजूद होता है और कार्बोक्सिल ग्रुप को हम रिप्रेजेंट करते हैं C डबल बॉन्ड OH। और उस कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ या तो हाइड्रोजन का एक एटम अटैच होता है या फिर हाइड्रोजन एटम की बजाय कोई R ग्रुप मौजूद होता है। R ग्रुप से मुराद क्या होगा? कोई मिथाइल ग्रुप भी हो सकता है, इथाइल ग्रुप भी हो सकता है, प्रोपाइल ग्रुप भी हो सकता है। यानी इस R ग्रुप के अंदर जो चेन बनती है उसमें कार्बन की तादाद वेरी करती है। अब आप लोगों के सामने एक एग्जांपल मौजूद है HC डबल बॉन्ड OH और बच्चे इसको हम फार्मिक एसिड का नाम देते हैं। यह एक ऑर्गेनिक एसिड है। इसमें C डबल बॉन्ड OH क्या है? कार्बोक्सिल ग्रुप है और उसके साथ हाइड्रोजन का एक एटम अटैच है। यह सबसे सिंपल ऑर्गेनिक एसिड कहलाता है। अगर उसके बाद देखें तो ये एक और ऑर्गेनिक एसिड है। इसमें भी आप लोग को C डबल बॉन्ड OH नजर आएगा। दिस इज अ कार्बोक्सिल ग्रुप और उसके साथ ही ये मिथाइल ग्रुप अटैच है और ये मिथाइल ग्रुप रिप्रेजेंट करता है R को। और उसके बाद नेक्स्ट एक और फार्मूला आप लोगों के सामने मौजूद है C डबल बॉन्ड OH और इसके साथ इथाइल ग्रुप अटैच है और इथाइल ग्रुप किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? R को। तो अब पहले ऑर्गेनिक एसिड में देखें तो कार्बन की तादाद 1 है, दूसरे में देखें तो कार्बन की तादाद 2 है। पहले वाले को फार्मिक एसिड, दूसरे वाले को एसिटिक एसिड और जिसमें कार्बन की तादाद 3 है उसको हम प्रोपियोनिक एसिड कहते हैं। और ये सिलसिला आगे की तरफ चलता जाता है और और ऐसे ही ऑर्गेनिक एसिड बनते जाते हैं जिनमें कार्बन की तादाद आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होती रहती है।
जिन ऑर्गेनिक एसिड में कार्बन की तादाद 4 होगी उनको हम ब्यूटायरिक एसिड कहते हैं। जिनमें तादाद 5 होगी उनको हम पेंटोइक एसिड कहते हैं। जिनमें तादाद 6 होगी उनको हम हेक्सोइक एसिड कहते हैं। अब इनके नाम जो डिफरेंट हो रहे हैं ना, वो किस वजह से हो रहे हैं? ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, और कार्बन एटम्स की तादाद के बढ़ने की वजह से। अब इन ऑर्गेनिक एसिड्स में कुछ ऑर्गेनिक एसिड ऐसे होते हैं जो ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम वाले होते हैं, जैसे फार्मिक एसिड है, इसमें कार्बन की तादाद 1 है। इसी तरीके से आप लोग अगर प्रोपियोनिक एसिड को देखें तो इसमें कार्बन की तादाद 3 है। पेंटोइक एसिड को देखेंगे तो उसमें कार्बन की तादाद 5 है। तो ये 8 नंबर वाले ऑर्गेनिक एसिड होते हैं। इसी तरीके से दूसरी टाइप के जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं उनमें कार्बन की तादाद इवन नंबर में होती है, जैसे ये एसिटिक एसिड है, या ब्यूटारिक एसिड है, या फिर हेक्सोइक एसिड है। ये इवन नंबर वाले फैटी एसिड, इवन नंबर वाले ऑर्गेनिक एसिड्स को हम फैटी एसिड का नाम देते हैं। लेकिन इनकी एक रेंज होती है। जो सबसे छोटा फैटी एसिड होगा उसमें कार्बन की तादाद 2 होगी, और जो सबसे बड़ा फैटी एसिड होगा उसमें कार्बन की तादाद 30 होगी। और 30 के बाद वाले जो भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, बेशक वो इवन नंबर कार्बन वाले हों या 8 नंबर की कार्बन वाले हों, बच्चों वो ऑर्गेनिक एसिड तो होंगे लेकिन फैटी एसिड्स नहीं होंगे। तो यहाँ से बच्चे आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि फैटी एसिड बेसिकली ऐसे ऑर्गेनिक एसिड्स को कहते हैं जिसमें कार्बन की तादाद इवन नंबर में होती है और इसकी रेंज 2 से लेकर 30 तक होती है। और इनको नॉर्मली तरीके से हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। अब आर की जो वैल्यू होगी किसी भी फैटी एसिड में वो होगी 8 नंबर में। यानी अगर आप लोग एसिटिक एसिड को देखेंगे तो एसिटिक एसिड में आर के अंदर कार्बन 1 है और जो दूसरी कार्बन है वो कार्बोक्सिल ग्रुप का हिस्सा होती है। तो जब इवन नंबर फैटी एसिड का बनता है तो उसमें आर ग्रुप के अंदर मौजूद कार्बन की तादाद को जमा कर लिया जाता है उस कार्बन के साथ जो कार्बोक्सिल ग्रुप का हिस्सा होती है। इस तरह से टोटल कार्बन जो है ना इवन नंबर में हो जाती है। तो यहाँ से बच्चे आप देखेगा कि ब्यूटेरिक एसिड में जो आर ग्रुप की वैल्यू है उस आर ग्रुप में कार्बन की तादाद 3 होती है। हेक्सोइक एसिड में आर ग्रुप के अंदर कार्बन की तादाद 5 होती है। इसी तरीके से बच्चे आगे की तरफ जैसे जैसे चलते जाएंगे आर ग्रुप में कार्बन की तादाद 8 होगी। जब उसके साथ वो कार्बन अटैच हो जाएगी जो कार्बोक्सिल ग्रुप का हिस्सा है तो ओवरऑल कार्बन की तादाद फिर इवन में कन्वर्ट हो जाएगी। इन तमाम एसाइल ग्लिसरॉल में सबसे ज्यादा तादाद के अंदर जो एसाइल ग्लिसरॉल मौजूद होता है, सबसे ज्यादा जो कॉमन एसाइल ग्लिसरॉल है, इंपॉर्टेंट एसाइल ग्लिसरॉल है बच्चे, उसका हम ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल या ट्राई ग्लिसराइड्स या फिर हम न्यूट्रल लिपिड का नाम दे देते हैं। ये कैसे एसाइल ग्लिसरॉल होते हैं बच्चे? आप इसके नाम के ऊपर जरा गौर कीजिएगा। ट्राई एसाइल से मुराद होगा 3 फैटी एसिड। एसाइल मीन फैटी एसिड, ट्राई मीन 3, और ग्लिसरॉल उसके अंदर एक ही होगी। यानी 3 फैटी एसिड और एक ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो ये ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल के सब्सटेंसेस बनते हैं। और ये प्रोसेस बच्चे कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है जिसमें ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन करते हैं। अब बच्चे इनको हम वन बाय वन देखते हैं कि जब किसी ग्लिसरॉल के साथ एक फैटी एसिड का रिएक्शन होगा तो बच्चों जो रिजल्टेंट कंपाउंड बनेगा उसको हम क्या नाम देंगे? उसको हम नाम देंगे एस्टर। अब आप लोग के सामने ये जो ग्रुप बना हुआ है ना, ये एस्टर है। इसमें हुआ क्या है, एस्टर की फॉर्मेशन हुई कैसे है? बच्चे आप लोग इन रिएक्टेंट को जरा गौर से देखिएगा। रिएक्टेंट में कार्बन नंबर 1 के साथ OH मौजूद है। इसी तरीके से जो फैटी एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप है उसके अंदर भी OH मौजूद है। रिएक्शन इन दोनों OH के दरमियान में होता है और इस रिएक्शन के दौरान फैटी एसिड के कार्बोक्सिल ग्रुप से OH और ग्लिसरॉल की पहली कार्बन के OH से H रिलीज हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। और जब ये दोनों अलग होकर आपस में कंबाइन होते हैं तो एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है।
जब हाइड्रोजन एटम इस OH से बाहर निकलता है तो ये जो O है इसकी वैलेंसी खाली हो जाती है। इसी तरीके से कार्बन से जब OH निकलता है तो कार्बन की एक वैलेंसी भी खाली हो जाती है। और बच्चों ये हाइड्रोजन और कार्बन आपस में लिंक डेवलप कर लेते हैं और इनके इस लिंक को हम एस्टर लिंकेज का नाम देते हैं। यहाँ पर ये एस्टर लिंकेज है और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है COC से। COC से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है और इस एस्टर लिंकेज से जो रिजल्टेंट कंपाउंड बनता है उसको हम कहते हैं एस्टर। अब बच्चे इस एस्टर में फैटी एसिड की तादाद 1 है। इसको हम नाम क्या देंगे? इसको देंगे नाम मोनोइसाइल ग्लिसरॉल। अब मोनोइसाइल ग्लिसरॉल की फॉर्मेशन के लिए जरूरी नहीं है कि ये फैटी एसिड सिर्फ और सिर्फ कार्बन 1 के साथ ही अटैच हो, ये कार्बन 2 के साथ भी अटैच हो सकता है। अगर ये कार्बन 2 के साथ अटैच होगा तो इसको हम कहेंगे 2 मोनो इसाइल ग्लिसरॉल। 3 के साथ अटैच होगा तो 3 मोनो इसाइल ग्लिसरॉल कहलाएगा। अगर 1 के साथ अटैच होगा तो इसको हम 1 मोनो इसाइल ग्लिसरॉल का नाम देते हैं। और इस मोनो इसाइल ग्लिसरॉल की फॉर्मेशन के दौरान बच्चे एक एस्टर लिंक डेवलप होता है। अब नेक्स्ट बच्चे, अगर इसी मोनो एसाइल ग्लिसरॉल के साथ एक दूसरा फैटी एसिड अटैच हो जाए तो दूसरा फैटी एसिड कार्बन नंबर 2 पर अटैच होगा जब, तो उससे जो रिजल्टेंट कंपाउंड बनेगा वो कहलाएगा डाई एसाइल ग्लिसरॉल। और इस डाई एसाइल ग्लिसरॉल की फॉर्मेशन के दौरान भी एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा और 2 एस्टर लिंकेजेस डेवलप हो जाएंगे। अब यहाँ पर बच्चे देखिएगा ये एस्टर लिंकेज डेवलप हुआ है डाई एस्टर एसाइल ग्लिसरॉल की फॉर्मेशन के दौरान और साथ ही साथ यहाँ से OH निकला है और ग्लिसरॉल के OH से हाइड्रोजन निकला है और इस तरीके से डाई एसाइल ग्लिसरॉल की फॉर्मेशन तक 2 वाटर के मॉलिक्यूल भी रिलीज हो जाते हैं। अब नेक्स्ट बच्चे ये देखते हैं कि अगर इस डाई एसाइल ग्लिसरॉल की के साथ अगर तीसरा फैटी एसिड अटैच होगा तो नतीजा क्या निकलेगा? एक न्यू एस्टर बनेगा और उस न्यू एस्टर को हम क्या नाम देंगे? ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। और इस ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल की फॉर्मेशन के दौरान भी एक और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। ये वाटर का मॉलिक्यूल भी रिलीज कैसे होगा? सेम पहले वाले प्रोसेस की तरह कि तीसरे फैटी एसिड के कार्बोक्सिल ग्रुप से OH और आखिरी कार्बन जो ग्लिसरॉल का है उसके साथ मौजूद OH से H के निकलने की वजह से बना है। और इस तरीके से बच्चों ये डाई एसाइल ग्लिसरॉल बन जाता है, सॉरी ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल बन जाता है। और बच्चे एक ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल को हम न्यूट्रल लिपिड का नाम भी देते हैं। अब उसकी रीजन क्या है बच्चों? उसकी रीजन ये है कि जब एक फैटी एसिड रिएक्शन करता है तो जो ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है उसका एक OH ग्रुप रिएक्शन में हिस्सा लेने के बाद न्यूट्रलाइज हो जाता है, लेकिन 2 OH ग्रुप अब भी उसके अंदर मौजूद होते हैं। जब डाई एसाइल ग्लिसरॉल बनता है तो ग्लिसरॉल का दूसरा OH भी न्यूट्रलाइज हो जाता है रिएक्शन करके, लेकिन जब तीसरा फैटी एसिड का मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल के साथ रिएक्शन करता है तो बच्चे तीसरा OH ग्रुप भी न्यूट्रलाइज हो जाता है। अब बच्चे इस ग्लिसरॉल के अंदर जब तीनों OH न्यूट्रलाइज हो जाते हैं तो तब इस ग्लिसरॉल के साथ किसी चौथे फैटी एसिड का रिएक्शन नहीं हो सकता। क्यों? ऑल OH ग्रुप हैज बीन नाउ न्यूट्रलाइज्ड। और इसी वजह से ही इसको हम न्यूट्रल लिपिड का नाम भी दे देते हैं। और बच्चे इस न्यूट्रल लिपिड्स की फॉर्मेशन के दौरान ये जो एक बिग कंपाउंड बना है इस बिग कंपाउंड को हम एस्टर भी कहते हैं और इसका हम ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल भी कहते हैं। और इस एस्टर की फॉर्मेशन में जो प्रोसेस इन्वॉल्व होता है उसका हम एस्टेरिफिकेशन का नाम दे देते हैं। बच्चे इसी ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल को हम एक और एंगल से भी जरा देख लेते हैं। आप लोगों के सामने ये ग्लिसरॉल मौजूद है। इस ग्लिसरॉल के अंदर आप देखिएगा कार्बन की तादाद भी 3 है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप की तादाद भी 3 है।
अब इस ग्लिसरॉल के साथ 3 फैटी एसिड के मॉलिक्यूल रिएक्शन करते हैं। ये फैटी एसिड नंबर 1 है जो कार्बन नंबर 1 के OH के साथ रिएक्शन करता है। ये फैटी एसिड नंबर 2 है और ये फैटी एसिड नंबर 3 है। अब इस फर्स्ट फैटी एसिड को देखिएगा, ये फैटी एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप है। और उसके बाद अगर इसको देखेंगे तो ये बेसिकली इस फैटी एसिड का आर ग्रुप है, आर ग्रुप। और इसी आर ग्रुप के एक एंड पर हमेशा मिथाइल होता है। यानी अगर ये आर ग्रुप ऐसा हो कि जिसमें कार्बन की तादाद ज्यादा हो, इसमें कार्बन की तादाद बच्चे फर्ज कर लेते हैं 3 है, 5 है, 7 है या 9 है, तो हमेशा ऐसी कार्बन चेन के, यानी ऐसे आर ग्रुप के अंदर जो कार्बन चेन बनती है उसका एक एंड ये वाला मिथाइल ग्रुप होगा। और इस मिथाइल ग्रुप के दरमियान में, यानी इस कार्बन, ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप वाली कार्बन है, इसके और इस मिथाइल ग्रुप के दरमियान में जितनी भी कार्बन मौजूद होती हैं वो सारी CH2 वाली कार्बन होती हैं। CH2 वाली जितनी भी कार्बन हैं उनको अगर हम इकट्ठा करके उनके बैरूनी सिर पर N लगा देंगे तो N से मुराद होगा CH2 की तादाद। और CH2 की तादाद किसी भी आर ग्रुप के अंदर बच्चे हमेशा इवन नंबर में होती है। मैं आप लोग के सामने एक बार फिर बता देता हूं कि 40 फैटी एसिड के अंदर जो कार्बन होती हैं वो इवन नंबर में होती हैं। उन इवन नंबर वाली कार्बन में से अगर इस कार्बन को बाहर निकाल दें जो कार्बोक्सिल ग्रुप का हिस्सा हो, तो बाकी जो कार्बन बच जाएंगी वो आर ग्रुप का हिस्सा होंगी और वो 8 नंबर में होंगी। और उन्हीं 8 नंबर वाली कार्बन में अगर आप एक मिथाइल ग्रुप जो एक सेट पर मौजूद है उसको निकाल दें तो बाकी जो कार्बन बचेंगी वो इवन नंबर में होंगी। और वो सारी कार्बन जो इवन नंबर में होंगी वो CH2 वाली होंगी। और उन तमाम CH2 वाली कार्बन को हम इकट्ठा करके N लगा देंगे तो ये उसको एक लिखने का एक मुख्तसर सा अंदाज बन जाता है। N से मुराद यह है कि CH2 की तादाद कितनी है। 2 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 12 भी हो सकती है, और ये सिलसिला आगे ऐसे ही चलता रहेगा। जब इनमें होता है रिएक्शन तो इस रिएक्शन के दौरान अगेंस्ट कार्बोक्सिल ग्रुप के OH और ग्लिसरॉल के OH के माबैन रिएक्शन होगा। और इस रिएक्शन के दौरान OH सारा निकल जाएगा कार्बोक्सिल ग्रुप का और पहली कार्बन जो ग्लिसरॉल की है उसके OH में से हाइड्रोजन निकल जाएगा। इस तरह से एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा और फैटी एसिड अटैच हो जाएगा एक बॉन्ड के थ्रू। उस बॉन्ड को हम एस्टर लिंकेज का नाम दे देते हैं। और उसके बाद फिर इसी तरीके से ये सेकेंड फैटी एसिड अटैच होगा सेकेंड कार्बन ऑफ ग्लिसरॉल के साथ और थर्ड फैटी एसिड अटैच होगा थर्ड OH ऑफ थर्ड कार्बन ऑफ ग्लिसरॉल के साथ। और इस तरीके से बच्चे जब रिएक्शन होगा तो ये एक मुकम्मल जो कंपाउंड बनेगा, इस कंपाउंड को हम कहेंगे एस्टर। और इस एस्टर के अंदर 3 एस्टर लिंकेजेस मौजूद होंगे और इसके साथ ही इसकी फॉर्मेशन के दौरान 3 वाटर के मॉलिक्यूल भी रिलीज हो जाएंगे। नेक्स्ट बच्चे हम देखते हैं फैटी एसिड की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं। फैटी एसिड की बच्चे प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ऑलमोस्ट 30 डिफरेंट टाइप के फैटी एसिड्स मौजूद होते हैं और इन तमाम फैटी एसिड्स की जो लेंथ होती है वो वेरी करती है। इस लेंथ के अंदर वेरिएशन में मेन रीजन क्या है, कार्बन एटम्स की जो तादाद है। जैसे जैसे कार्बन एटम की तादाद वेरी करती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, वैसे वैसे लेंथ के अंदर भी इजाफा होता जाएगा। इन 30 डिफरेंट टाइप के फैटी एसिड्स में से जो सिंपलेस्ट फैटी एसिड्स हैं वो 2 हैं। नंबर 1 एसिटिक एसिड जिसमें कार्बन की तादाद 2 होती है। नंबर 2 ब्यूटारिक एसिड जिनमें कार्बन की तादाद 4 होती है। और इन 30 डिफरेंट फैटी एसिड में जो मोस्ट कॉमन फैटी एसिड्स हैं वो भी 2 ही हैं। एक पामिटिक एसिड जिसमें कार्बन की तादाद 16 है और दूसरे नंबर पर स्टीरिक एसिड है जिसमें कार्बन की तादाद 18 है। नेक्स्ट बच्चे हम कुछ फैटी एसिड की और प्रॉपर्टीज भी डिस्कस करते हैं जिनका ताल्लुक उन फैटी एसिड में मौजूद
कार्बन एटम्स की तादाद पर है कि जैसे जैसे फैटी एसिड में कार्बन एटम्स की तादाद में इजाफा होता है तो फैटी एसिड के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज डिवेल्प हो जाती हैं। तो बच्चों उसमें सबसे पहले हम मेल्टिंग पॉइंट को देखते हैं कि ये जैसे जैसे किसी फैटी एसिड में कार्बन एटम्स की तादाद में इजाफा होता जाएगा तो उस फैटी एसिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो इंक्रीज होता जाएगा। अब उसकी सिंपल सी एग्जांपल है बच्चे ब्यूटेरिक एसिड की, जिसमें कार्बन की तादाद है 4 और इसका मेल्टिंग पॉइंट है -8 डिग्री सेंटीग्रेड। और उसके बाद दूसरी है पामिटिक एसिड, जिसके अंदर जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 63.5 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब आप बच्चे देखें कि पामिटिक एसिड में कार्बन की तादाद ज्यादा है तो डेफिनेटली इसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा है। अब हम इससे इस रिजल्ट से यूं भी नतीजा खज कर सकते हैं कि रूम टेम्परेचर के ऊपर जो ब्यूटेरिक एसिड होता है वो लिक्विड फॉर्म के अंदर मौजूद होता है। क्योंकि रूम टेम्परेचर तो ऑलमोस्ट 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर मुश्तमिल होता है या 25 और 37 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान वाला जो टेम्परेचर है ना, इसको भी हम किसी हद तक रूम टेम्परेचर कह सकते हैं। इसमें ये ब्यूटेरिक एसिड मेल्टिंग कंडीशन के अंदर लिक्विड फॉर्म के अंदर मौजूद होता है, जबकि पामिटिक एसिड उस टाइम यानी कि रूम टेम्परेचर के ऊपर यह सॉलिड फॉर्म के अंदर मौजूद होता है। इसकी मेल्टिंग 63.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है। दूसरे एक और प्रॉपर्टी देखते हैं बच्चे, सॉल्युबिलिटी इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। फैटी एसिड डेफिनेटली वाटर के अंदर सॉल्युबल तो नहीं है, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर तो सॉल्युबल है ना। अब वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबल ज्यादा हैं या कम हैं, इसका इन्हसार भी कार्बन एटम्स की तादाद पर होता है। वही ब्यूटेरिक एसिड के एग्जांपल आप लोगों के सामने मौजूद है कि कार्बन की तादाद इसके अंदर 4 है और पामिटिक एसिड में कार्बन की तादाद 16 है। तो ब्यूटेरिक एसिड में कार्बन की तादाद कम होने की वजह से इनकी जो सॉल्युबिलिटी होगी वो भी कम होगी, और जो पामिटिक एसिड है इसमें कार्बन की तादाद के ज्यादा होने की वजह से इनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो भी ज्यादा होगी। और तीसरी प्रॉपर्टी बच्चे हम हाइड्रोफोबिक नेचर की भी पढ़ते हैं कि जिस जिस फैटी एसिड में कार्बन की तादाद में इजाफा होता जाएगा उसके अंदर जो हाइड्रोफोबिक नेचर होगी वो भी इंक्रीज होती जाएगी। जितना ज्यादा कोई सब्सटेंस हाइड्रोफोबिक ज्यादा होगा उसके अंदर जो वाटर में रिपल्सिव फोर्सेस होती हैं वो भी ज्यादा होती हैं, जिसको हम हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस का नाम भी दे देते हैं। बच्चे अगर हम फैट्स और ऑयल्स को देख लेते हैं तो इन दोनों का ताल्लुक ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल से है। और अगर ये ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल एनिमल्स के अंदर मौजूद होंगे तो फैट्स कहलाएंगे, और प्लांट्स के अंदर अगर मौजूद होंगे तब हम इनको ऑयल कहते हैं। और ये दोनों लाइटर हैं एज कंपेयर टू वाटर, और इनकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 0.8 है। और यही इसी स्पेसिफिक ग्रेविटी की ही वजह है जिससे ये वाटर की सरफेस के ऊपर तैरते हैं, वाटर के अंदर ये मुकम्मल तौर पर डूबते नहीं हैं। नेक्स्ट बच्चे हम टाइप्स ऑफ फैटी एसिड की तरफ जाते हैं। फैटी एसिड की बुनियादी तौर पर दो टाइप्स हैं, एक हम कहते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और दूसरी टाइप को हम नाम देते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के अंदर बच्चे जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होते हैं वो सिंगल होते हैं, कोई कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं होता। अगरचे आप लोगों को इस सैचुरेटेड फैटी एसिड में एक डबल बॉन्ड तो नजर आएगा जो इसके कार्बोक्सिल ग्रुप पर मौजूद होगा, लेकिन बच्चों ये डबल बॉन्ड देखकर आपने कहीं ये नहीं कह देना कि इसका ताल्लुक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के साथ है, बल्कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की पहचान क्या है कि तमाम कार्बन जो चेन के अंदर मौजूद होती हैं सिंगल बॉन्डेड होती हैं, जबकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के अंदर ये जो कार्बन कार्बन चेन होती है उसके अंदर डबल बॉन्ड मौजूद होते हैं। अगर इन डबल बॉन्ड की तादाद होगी सिंगल तो उनको हम कहेंगे मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, और अगर इनकी तादाद होगी दो तो कहेंगे डाई अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, अगर तीन होगी तो ट्राई अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, अगर ज्यादा होगी तो हम इनको पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का नाम दे देते हैं। अब बच्चे सिचुएशन यह है कि फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स एक दूसरे के अंदर स्पेसिफिक कंडीशंस के अंदर कन्वर्ट होते रहते हैं।
अगर सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में कन्वर्ट हूं तो बच्चों ये प्रोसेस डिहाइड्रोजिनेशन वाला होगा, यानी सैचुरेटेड फैटी एसिड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में किस प्रोसेस के तहत कन्वर्ट होते हैं? डिहाइड्रोजिनेशन के प्रोसेस के तहत कन्वर्ट होते हैं। और डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। मसलन अब आप अगर ये देखें कि ये दो कार्बन हैं, इन दोनों कार्बन के दरमियान में सिंगल बॉन्ड मौजूद है। अगर बच्चे आप इस कार्बन से एक OH रिमूव कर देते हैं तो इस कार्बन में एक बॉन्ड कम हो जाएगा। इसी तरह से अगर इस कार्बन में भी एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर देते हैं तो इस कार्बन के अंदर भी बॉन्ड बाकी 3 रह जाते हैं। तो अब ये दोनों कार्बन दरमियान में डबल बॉन्ड डिवेल्प कर लेती हैं और अपने 4 बॉन्ड्स को कंप्लीट कर लेती हैं। और इन डबल बॉन्ड की जो फॉर्मेशन होती है वो कैसे हुई है? हाइड्रोजन को रिमूव करने की वजह से हुई है। इसी वजह से इसको हम डिहाइड्रोजिनेशन प्रोसेस का नाम दे देते हैं। इसी तरीके से अगर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को देखें कि ये सैचुरेटेड फैटी एसिड में कैसे कन्वर्ट होते हैं, तो बच्चों ये एक और प्रोसेस से कन्वर्ट होते हैं जिसका हम नाम देते हैं हाइड्रोजिनेशन का। हाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या होगा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जैसे अब आप इस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की तरफ आ जाएं, अगर बच्चों यहां पर एक हाइड्रोजन को अटैच कर लिया जाए, इसी तरीके से अगर इसके साथ भी एक हाइड्रोजन अटैच कर ली जाए तो बच्चों फिर इसमें ये एक बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। जब एक बॉन्ड ब्रेक होगा तो डबल बॉन्ड हो जाएगा खत्म, और उस वक्त जो है ना ये जो हाइड्रोजन एटम जहां अटैच हो जाएंगे, इनके अटैच होने से कार्बन के अगेन 4 बॉन्ड मुकम्मल हो जाते हैं। यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम हाइड्रोजनेशन का नाम देते हैं और इस प्रोसेस से अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड फैटी एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट बच्चे हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को। पहला जो डिफरेंस है, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के अंदर हमेशा कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल होते हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के अंदर कार्बन कार्बन बॉन्ड डबल भी होते हैं और इन डबल बॉन्ड की मैक्सिमम तादाद 6 होती है। जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं नॉर्मली सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर, और जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं यह रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स फैट्स के अंदर मौजूद होते हैं और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स ऑयल में पाए जाते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स कैन बी क्रिस्टलाइज्ड while unsaturated fatty acids cannot be crystallized. सैचुरेटेड फैटी एसिड्स मौजूद होते हैं मोस्ट एनिमल फैट्स के अंदर, और जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं ये मोस्ट प्लांट सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट रिलेटिवली हाई होता है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का जो मेल्टिंग पॉइंट है रिलेटिवली लो होता है। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स स्ट्रेट चेन की शक्ल में होते हैं, जबकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड या तो ब्रांच्ड होते हैं या फिर रिंग फॉर्म के अंदर होते हैं। जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं बच्चे ये हेल्थ के लिए मुनासिब नहीं होते, क्योंकि सैचुरेटेड फैटी एसिड्स जब बॉडी के अंदर जाते हैं तो फिर इनमें स्टोरेज शुरू हो जाती है, ओबेसिटी डेवलप होती है, ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम्स होते हैं, इस तरह के 100 तरह के और प्रॉब्लम जनरेट हो जाते हैं। जबकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स चूंकि लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर, बॉडी के टेम्परेचर के ऊपर, लिहाजा यह असेंशियल होते हैं। बॉडी का नुकसान जो है ना इन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से नहीं होता, एनर्जी इनको अवेलेबल होती है। एग्जांपल में बच्चे देखते हैं तो सैचुरेटेड फैटी एसिड में ब्यूटेरिक एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के अंदर हम ओलिक एसिड को प्लेस करते हैं। नेक्स्ट बच्चे हम कुछ अहम तरीन जो फैटी एसिड हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। एसिटिक एसिड में कार्बन की तादाद 2 होती है और ये सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं और इनका सोर्स वेनिगर है। मेल्टिंग पॉइंट इनका 16.6 डिग्री सेंटीग्रेड है। जो ब्यूटेरिक एसिड है इनमें कार्बन की तादाद 4 और ये भी सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। सोर्स क्या है? बटर। मेल्टिंग पॉइंट इनका -8 डिग्री सेंटीग्रेड है। फॉर्मिटिक एसिड
में कार्बन की तादाद 16 होती है, ये भी सैचुरेटेड है। इसका सोर्स पाम यानी खजूर की तरह का एक मिलता जुलता दरख्त होता है जिसको हम पाम कहते हैं, वहीं से इसको लिया जाता है। और इसका मेल्टिंग पॉइंट 63.5 डिग्री सेंटीग्रेड है, और किसी बुक के अंदर 63.1 वाली फिगर भी मिलती है। ओलियक एसिड जो है, अगर इसको हम देखें, इसमें कार्बन की तादाद 18 है, और इस ओलियक एसिड में कार्बन 9 और कार्बन 10 के दरमियान में एक डबल बॉन्ड मौजूद होता है। लिहाजा इसका ताल्लुक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के साथ होगा। कौन सा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होगा? मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होगा। और इसका सोर्स ओलाइव है। ओलाइव जैतून को कहते हैं, और इनका मेल्टिंग पॉइंट 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है।